गुड मॉर्निंग छात्रों। ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करनी है। आज 2 तारीख है और यहाँ पर जो है आपका नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ठीक है, जो हमें पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, यानी कि ईस्ट में वो कैसे आई, यहाँ पर भारत की तरफ वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, वो भारत में कैसे आ गई। ठीक है, तो जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय जो कंडीशन थी, मुगल शासन उस समय औरंगजेब यहाँ पर था। ठीक है, और वो शक्तिशाली शासक था उस समय, और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो है, उसकी मृत्यु के बाद में जो वहाँ के सूबेदार थे उन्होंने जो है अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जब कोई शक्तिशाली शासक मर जाता है तो उसके जो रियासतें होती है छोटी छोटे टुकड़ों में बट जाती है। और उस समय जो है आखिरी जो शासक था वो जो मुग़ल शासक रहा वो बहादुर शाह जफ़र था। ठीक है, अब ये देखना है कि एक ये छोटी सी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे भारत में आती है और किस प्रकार से अपना शासन स्थापित करती है। 1600 ईस्वी में, अब देखो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ थी। ठीक है, इसने जो है एक पूर्व में व्यापार करने के लिए एक चार्टर यानी इजाज़तनामा जो है हासिल किया कंपनी ने 1600 में। और ये इस में कहा किया गया था, इसके अनुसार जो है कंपनी पूर्व में व्यापार करने के लिए एकाधिकार स्थापित कर लिया था कंपनी ने। ठीक है, इसका मतलब है ईस्ट में यानी कि भारत और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है कंपनी जो है व्यापार कर पाएगी, और कोई कंपनी जो है उस व्यापार वहाँ पर नहीं कर सकती, केवल एक ही कंपनी व्यापार कर सकती है। इस तरह का इजाज़त उसको मिली थी कंपनी को। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी जो है समुद्र पार जाकर जो है इलाकों को खंगाल सकती थी। वह सस्ती कीमतों पर चीज़ों को खरीद कर और यूरोप में ऊंची कीमतों में, महंगी कीमतों में बेच सकती थी। ठीक है, लेकिन लेकिन शाही दस्तावेज जो है दूसरी ताकतों जैसे कि फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, पूरब में बाजार में आने से इनको नहीं रोक पाया। भाई ये जो चार्टर मिला था ये केवल किसको मिला था, कंपनी को मिला था, लेकिन वो ब्रिटेन की कंपनी ने दिया था, जबकि और भी देश थे वो इसका पालन थोड़ी करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ये जो कंपनी थी, जब तक इंग्लैंड की ये अफ्रीका कंपनी जो है कैप ऑफ गुड से होकर चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर तक पहुंचती, तब तक जो है पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना शासन कर लिया था, यानी अपना ठिकाना बना लिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही पुर्तगाल की एक कंपनी गोवा में आ चुकी थी। अभी आए किधर से थे वो देख लेते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से होते हुए, ये जो आप निशान देख रहे हो, ये पूरा अफ्रीका पार करते हुए यहाँ पर कैप ऑफ गुड है, ये जो है यहाँ पर देखो ये जहाज आ रहे हैं पानी से, और यहाँ पर ये कैप ऑफ गुड है, यहाँ पर ठहरते हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद होते हुए ये भारत तक आए थे। ये रहा ना भारत, आपको दिख रहा होगा यहाँ, भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में गए। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही, उससे कंपनी से पहले ही यहाँ पर पुर्तगाल कंपनी है, पुर्तगाल देश है, तो यहाँ से ये पहले ही भारत पहुँच चुके थे और यहाँ गोवा में आकर उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्या, यूरोप के बाज़ारों में भारत में बारीक सूती कपड़ा और रेशम के अलावा वहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। तो यूरोप के बाज़ारों में क्या क्या मांग थी, सूती कपड़े की मांग थी, रेशम की मांग थी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाला। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती थी, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है कंपटीशन बढ़ गया। अब जब बहुत सारी कंपनियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो सीधी बात है कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से जो है वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं, कीमतें बढ़ जाएंगी। अब कीमतें बढ़ गई तो क्या हुआ, मुनाफा घट गया कंपनी का। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण जो है भारतीय इन वस्तुओं को कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा जो है कम होने लगा इस वजह से। ठीक है जी, बाजार
बाजारों पर कब्जा करने के लिए होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। यानी कि अब बाजारों पर कब्जा करना था कि कौन सी कंपनी रहेगी, ठीक है, तो वो आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और अपनी किलेबंदियाँ शुरू कर दी, यानी कि अपने आप को बचाना भी है तो उसके लिए किलेबंदी शुरू कर दी थी। इस कारण जो है उनका टकराव जो है स्थानीय शासकों से होने लगा, यानी वहाँ के जो शासक थे, जो स्थानीय शासक थे भारत में, वहाँ पर जो है उनसे उनका टकराव होने लगा। राज्यों को मुनाफा होने खोने के कारण इन कंपनियों को पहले से ये दुखी थे, यानी पहले राज्यों से मुनाफा इनको पहले ही परेशान थे, मुनाफा नहीं मिल रहा था स्थानीय जो शासक थे, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो कंपनियों से नाराज थे। ठीक। अब बात करते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बंगाल के सूबे की बात करें तो 1651 में हुगली नदी के किनारे जो है इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर जो है निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता है, नहीं जहाँ चीज़ें भेजी जाती थी वहाँ यहाँ पर जो है भंडार लगते थे उसके। जैसे जैसे व्यापारी कंपनी के सौदागर व्यापारियों की फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित हो गए, ठीक है। अब कंपनी का फैलाव हुआ तो वहाँ पर व्यापारी भी आने लगे और बसने लगे, यानी कि एक तरीके से वहाँ पर कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई, ठीक है। 1696 तक आते आते आबादी चारों तरफ से घिर गई और एक किला बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, यानी कि उस समय मुगल शासक थे तो उनसे जो है कंपनी ने क्या ले लिया? रिश्वत देकर जो है जमींदारी खरीद ली थी। अब इनमें से एक गांव था कालीकाता। कालीकाता जो बाद में कलकत्ता बन गया, और अब इसको क्या बोलते हैं? कोलकाता, ठीक है, इसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका नाम जो है कलकत्ता पड़ा था। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार कर सकती थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया कि जो उस समय मुगल शासक औरंगजेब था उससे जो है एक फरमान प्राप्त किया जिसमें यह कहा गया कि कंपनी जो है व्यापार कर सकती है और उसके लिए उसको शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अधिकार केवल कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों को। तो अफसरों ने क्या किया? अफसरों ने भी जो है शुल्क चुकाने बंद कर दिया, है नहीं, यानी अधिकार तो मिला कंपनी को लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया और राजस्व वसूली जिससे कम हो गई। बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई और बंगाल के नवाब जो है इससे नाराज हो गए और मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। तो क्योंकि बंगाल के नवाब जो है वहाँ से क्या उठाते थे? राजस्व वसूली करते थे और राजस्व वसूली जो है जो अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्व वसूली के लिए पैसा देना बंद कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार ये आपकी 4 क्वेश्चन है, देखो इस चैप्टर में अभी पहले पार्ट में। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या फ़ायदा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनको जो है पूर्व की ओर पूर्व में एकाधिकार मिल गया, ठीक है। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में एकाधिकार मिल गया काम व्यापार करने के लिए, ठीक है, ये उसका फ़ायदा हुआ। दूसरा जो है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को ले जाकर बेचना चाहते थे और उससे मुनाफा कम क्यों होने लगा था? तो क्या क्या चीज़ें बेचना चाहते थे? सूती कपड़ा बेचना चाहते थे, ठीक है, रेशम बेचना चाहते थे, काली काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें बेचना चाहते थे और इसकी मांग भी थी उस समय। लेकिन मुनाफा कम क्यों हो गया? मुनाफा क्यों है? बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ गई और मुनाफा कम हो गया, ठीक है। हाँ। तीसरा जो है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध क्यों किया? भाई बंगाल के नवाब ने इसलिए विरोध किया था, ये रहा बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान, क्योंकि जो है कंपनी के अधिकारियों ने जो है जो राजस्व देने से मना कर दिया था, ठीक है, इसलिए जो है बंगाल के नवाब ने इसका विरोध किया था। ओके। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करता है? मान लीजिए कि एक ही कंपनी एक अधिकार कंपनी का हो जाए तो वो अपनी कोई भी कीमत रख सकती है क्योंकि और कोई कंपनियां तो होंगी नहीं। मान लीजिए आपको एक सामान खरीदना है कोई भी, ठीक है, जूते बनाने का, आप जूते खरीदने हैं तो जूते खरीदने के लिए एक कंपनी के पास आप जाओगे तो वहाँ अगर केवल एक ही कंपनी है वही जूते बनाने वाली तो वो कितने भी दाम रख सकती है। अगर और कंपनियाँ होंगी तो उनमें कंपटीशन रहेगा और वो जो है कहीं ना कहीं जो है दामों को गिराएंगी, ठीक है। तो जब एकाधिकार हो जाता है तो उससे जो है कंपनी जो है दाम बढ़ा दे सकती है उससे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। ओके, धन्यवाद।